अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की कहानी इन खामोश ख्वाहिशात और जज्बाती तूफानों की है जो इंसान को एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहां सिर्फ दिल की हकमरानी होती है। अगर आप भी मोहब्बत और राजों के उस सफ़र में हमारे साथ चलना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि हर नई दास्तान आप तक पहुंच सके। मैंने आईने में अपना आखिरी बार जायजा लिया। हल्का सा मेकअप मेरे चेहरे की ताजगी को मजीद निखार रहा था। दिल की धड़कनें मामूल से कुछ ज्यादा तेज थीं, लेकिन उनमें खौफ से ज्यादा एक अजीब सी खुशी और जोश शामिल था। मैंने परफ्यूम का हल्का सा स्प्रे किया और कमरे से बाहर कदम रखा। घर में दोपहर की खामोशी छाई हुई थी, जैसे दीवारें भी हमारे राज की हिफाजत कर रही हूं। मैं दब्बे पांव चलती हुई दालान उबूर करके वकार साहब के कमरे की तरफ बढ़ी। वो हमारे घर के पुराने खानदानी दोस्त थे और उम्र में मुझसे काफी बड़े होने के बावजूद उनकी शख्सियत में एक ऐसी कशिश थी जो किसी भी नौजवान लड़के में नहीं मिल सकती थी। इनके कमरे के दरवाजे के पास पहुंचकर मैं रक गई। मैंने कान लगाकर अंदर की आहट सुनने की कोशिश की, मगर वहां मुकम्मल खामोशी थी। उसका मतलब था कि वो अकेले थे और यही वो मौके था जिसका मुझे इंतजार था। मैंने एक गहरा सांस लिया और कांपते हाथों से दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और वकार साहब सामने खड़े थे। उन्होंने मुझे देखते ही एक मुस्कुराहट दी और रास्ता छोड़ दिया। मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुई, उन्होंने फौरन दरवाजे की कंडी लगा दी। कमरे में ऐसी की ठंडक और एक खास किस्म की खुशबू रची हुई थी जो हमेशा उनके पास से आती थी। मैं जाकर सूफे पर बैठ गई। मेरी नजरें झुकी हुई थीं और अंगलियां दोपटे के कोने से खेल रही थीं। वकार साहब मेरे करीब आकर बैठ गए। इनकी मौजूदगी का एहसास ही मेरे लिए काफी था। कुछ देर खामोशी रही, फिर उन्होंने नहायत नरमी से अपना हाथ मेरे कुंधे पर रखा और पूछा, हाँ भाई जुया, सुनाओ कैसी हो? खुश हो ना? मुझसे कोई नाराजगी तो नहीं? मैंने नजरें उठाकर उनकी गहरी आंखों में देखा और मुस्कुरा दी। मैं बहुत खुश हूँ, और भला मैं आपसे नाराज क्यों होंगी? मेरी आवाज में वो एतमाद था जो पहले कभी नहीं था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ना, बस तुम अक्सर दरवाजे तक आकर वापस लौट जाती थी ना, इसलिए पूछ रहा हूँ कि कहीं कोई डर तो नहीं है। मैंने नफी में सर हिलाया। ना, ऐसी कोई बात नहीं है, बस तब शायद हिम्मत नहीं थी। मगर आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ हूँ। वकार साहब ने मेरे बालों में अंगलियां फेरना शुरू की तो मुझे ऐसा लगा जैसे दुनिया का सारा सुकून समट कर उस कमरे में आ गया हो। मेरी आंखें खुद ब खुद बंद होने लगीं और मैं एक अनजानी सी कैफियत में खोने लगी। ये वो सुकून और अपनायत थी जो मुझे आज तक कहीं नहीं मिली थी। वो उम्र के उस हिस्से में थे जहां इंसान को जज्बों की कद्र और समझ होती है। इनका हर अंदाज, हर लम्स इतना नपातला और मोहब्बत भरा था कि मैं खुद को दुनिया की सबसे खास लड़की महसूस करने लगी। उससे पहले मैंने दानियाल के साथ वक्त गुजारा था, जो मेरा क्लास फीलो था, मगर वो नादान था। उसे मोहब्बत और जज्बात की गहराई का इल्म नहीं था। इसके नजदीक मोहब्बत सिर्फ एक खेल थी, मगर वकार साहब के साथ ये मामला बिल्कुल अलग था। वो जानते थे कि एक लड़की के दिल तक कैसे पहुंचना है, उसे किस तरह इज्जत और प्यार देना है कि वो अपनी रूह तक उनके हवाले कर दे। मैं आंखें बंद किए इन लम्हात को अपनी यादों में हमेशा के लिए महफूज कर रही थी। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं किसी महफूज पनाहगाह में हूँ जहाँ कोई दुख, कोई परेशानी मुझे छू भी नहीं सकती। वकार साहिब का तजुर्बा और उनकी समझ बोझ दानियाल के मुकाबले में कहीं ज्यादा थी। वो जानते थे कि कब खामोश रहना है और कब बोलना है। इनकी कुर्बत में एक ऐसा निशा था जो वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ता जा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी ख्वाब में हूँ और ये ख्वाब कभी खत्म ना हो। वो मेरी हर कैफियत को समझते थे, मेरी हर खुशी का ख्याल रख रहे थे। इनकी मोहब्बत में वो ठहराव था जो तूफानों को भी प्रसकून कर देता है। काफी देर तक हम दोनों वक्त और हालात से बेनियाज एक दूसरी दुनिया में रहे जहां सिर्फ मैं थी और वो थे। जब ये हुसैन लम्हात कुछ थमे तो वकार साहब ने मेरी पेशानी पर बोसा दिया और पूछा, जोया, सच सच बताओ, तुम्हें कैसा लगा? मैंने शर्माते हुए कहा, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं बता सकूं। मुझे आज पता चला कि सुकून और खुशी असल में होती क्या है। दानियाल तो बस वक्त गुजार रहा था, मगर आपने मुझे जो इज्जत और अपनायत दी है उसका मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। आपकी शख्सियत किसी सायादार कदीम दरख्त जैसी है जिसके साये में बैठकर इंसान को दुनिया की धूप का एहसास नहीं होता। मुझे अंदाजा तो था कि आप मुझे खुश रखेंगे, लेकिन इतना ज्यादा सुकून मिलेगा ये नहीं सोचा था। वकार साहिब मुस्कुराए और संजीदगी से बोले, देखो जोया, मेरी भी फैमिली है, बच्चे हैं, बीवी है। जिंदगी के इस मोड़ पर जिम्मेदारियां बहुत होती हैं। मैं जब भी ये खूबसूरत लम्हात गुजारता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि सब कुछ एक बेहतरीन मंसूबे के तहत हो, ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो और हम भी प्रसकून रहें। मैंने फौरन कहा, जी बिल्कुल, आप मुझे भी समझा दें कि हमें कैसे चलना है, ताकि मैं भी इसी हिसाब से एहतियात करूं और हम इन लम्हात को बार बार जी सकें। वकार साहिब ने समझाते हुए कहा, जब तुम्हारी उम्मी घर पर ना हो या वो किसी काम में मसरूफ हूं तभी हम मिला करेंगे। हम एक मुकम्मल प्लान बनाएंगे। मैं तुम्हें बताऊंगा कि कब आना है और कैसे वक्त गुजारना है।
बस इन बातों का ख्याल रखना और फिर देखना तुम्हें जिंदगी का वो लुत्फ मिलेगा जो तुमने कभी सोचा भी ना होगा। तुम इन यादों को हमेशा अपने दिल में संभाल कर रखोगी और यकीन मानो जब भी तुम तन्हा होगी सबसे पहले तुम्हारे ख्यालों में मेरा ही नाम आएगा। मैंने उनका हाथ थामकर वादा किया, मैं ऐसा ही करूंगी, मुझे बस आपका साथ चाहिए, बाकी जैसे आप कहेंगे वैसा ही होगा। उन्होंने कहा, बस ये ध्यान रखना कि कोई हमें देख न ले, खास तौर पर तुम्हारी उम्मी। मैंने हंसते हुए कहा, आप फिक्र न करें, मैं उम्मी को संभाल लूंगी, वो मेरे होते हुए कभी शक नहीं करेंगी। वकार साहब ने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, ये हो ही ना बात। अच्छा अब तुम अपने कमरे में जाओ, कहीं कोई जाग न जाए और हमें इस वक्त साथ न देख ले, एहतियात बहुत जरूरी है। मैं दिल नखवास्ता उठी क्योंकि वहां से जाने का दिल नहीं चाह रहा था, मगर हालात का तकाजा यही था। मैं खामोशी से बाहर निकली और सीधी अपने कमरे में आ गई। मैंने कपड़े तब्दील किए, बिना धुया और बस्तर पर लेट गई, लेकिन नींद कहाँ आनी थी। आंखों में वही मनाजर घूम रहे थे, कानों में उनकी बातें गूंज रही थीं। एक अजीब सा सुरूर था जो पूरी रात मेरे साथ रहा। सुबह जब मैं उठी तो एक नई ताजगी महसूस हो रही थी। मैं जल्दी से तैयार हुई, स्कूल का बैग उठाया और नाश्ते की मेज पर आ गई। मुलाजिमा ने नाश्ता लगा रखा था। मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और अम्मी को खुदा हाफिज कहकर बाहर निकली। गेट के बाहर गाड़ी तैयार खड़ी थी और वकार साहब ड्राइविंग सीट के साथ टेक लगाए खड़े थे। वो हमेशा की तरह बहुत बावकार और तैयार लग रहे थे। उन्होंने मुझे देखते ही एक मानीखीज मुस्कुराहट दी जिसे सिर्फ मैं समझ सकती थी। मैं भी जवाब में मुस्कुराई और सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और मेरे लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। मैं गाड़ी में बैठ गई और हम स्कूल की तरफ रवाना हो गए। मेरे इम्तिहानात करीब थे, लेकिन मेरा दिमाग किताबों से ज्यादा उन हुसैन यादों में उलझा हुआ था। मैंने सोच लिया था कि जैसे ही पेपर्स खत्म होंगे हम कहीं बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाएंगे, किसी पुरस्कून जगह जहां कोई रोक टोक ना हो, सिर्फ हम दोनों हों। स्कूल की छुट्टी के बाद जब मैं बाहर आई तो वकार साहब पहले से मौजूद थे। मैं गाड़ी में बैठी तो उन्होंने गाड़ी का रख घर की तरफ मोड़ दिया। रास्ते में उन्होंने मुझसे पूछा, हाँ तो जोया, क्या सोचा फिर? कब आ रही हो दोबारा मेरे पास? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत जल्द, बस आप तैयार रहिएगा और मुझे बता दीजिएगा कि क्या करना है। मुझे वही सुकून चाहिए जो कल मिला था, बल्कि इससे भी ज्यादा। वकार साहब हंसे और बोले, तुम फिक्र मत करो, अब तो शुरुआत है, आगे आगे देखना कि जिंदगी कितनी हुसीन हो सकती है। मैं तुम्हारा हर लम्हा यादगार बना दूंगा। हम बातें करते हुए घर पहुंच गए। घर में दाखिल हुए तो माहौल कुछ संजीदा था। उम्मी परेशान सी बैठी थी। मैंने घबरा कर पूछा, अम्मी क्या हुआ, सब खैरियत तो है? उम्मी ने बताया, तुम्हारे अबू की तबीयत अचानक खराब हो गई है, शायद ब्लड प्रेशर कम हो गया था, वो दवाई लेकर सो रहे हैं। ये सुनकर मुझे थोड़ा दुख हुआ, मगर दिल के किसी कोने में ये ख्याल भी आया कि शायद ये भी हमारे लिए एक मौका बन सकता है। मैंने जाकर अबू को देखा, वो गहरी नींद में थे। मैं खामोशी से अपने कमरे में आ गई, यूनिफॉर्म तब्दील किया और फ्रेश होकर खाने की मेज पर आई। खाना खाने के बाद मैं दोबारा अपने कमरे में जाकर लेट गई। शाम को जब आंख खुली तो अबू ड्राइंग रूम में बैठे चाय पी रहे थे। तबीयत अब कुछ संभली हुई लग रही थी। मैं भी उनके पास जाकर बैठ गई। अबू ने कमजोर आवाज में कहा, बस बेटा, उम्र का तकाजा है, कभी कभी तबीयत ऊपर नीचे हो जाती है। दवाई खा ली थी, आप बेहतर हूँ। हम सब ने मिलकर रात का खाना खाया। वकार साहिब भी वहीं मौजूद थे, मगर सबके सामने हम दोनों बिल्कुल अजंबियों की तरह पेश आ रहे थे। हालांकि हमारी नजरें बहुत कुछ कह रही थीं। खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। मैं अपने कमरे में आई और खिड़की से बाहर चांद को देखने लगी। दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि कब दोबारा वो वक्त आएगा जब मैं और वकार साहब अकेले होंगे। यह राज, ये छपकर मिलना और ये खामोश मोहब्बत, शायद यही जिंदगी का वो लुत्फ है जिससे मैं अब तक अनजान थी। और अब मुझे इंतजार था एक नए मौका का, एक नई मुलाकात का, जो पहले से भी ज्यादा हुसैन और यादगार हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी उन जज्बात की है जो दिल में छिपे होते हैं लेकिन आंखों से जाहिर होते हैं। रिश्ते की इज्जत और मोहब्बत के उस मुखमसे में जोया का फैसला क्या होगा? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं और आपा, एहसन की उम्मी, मिलकर रात का खाना तैयार कर रही थीं कि तब तक एहसन भी दफ्तर से घर आ चुके थे। आपा बार बार मेरी तरफ मानीखीज नजरों से देखते और एहसन की तरफ इशारा करके धीरे से बोलते, जोया जरा देख तो, मेरा बेटा कैसे तुझे नजरों के हिसार में लिए बैठा है। उसकी आंखों की बेचैनी बता रही है कि वो अपनी प्यारी खाला से कुछ कहना चाहता है। मैं खामोश रही और आपा की इन शरारती बातों का कोई जवाब दिए बगैर अपने काम में मसरूफ रही। हालांकि मेरे दिल की धड़कन भी कुछ तेज हो चुकी थी। हम तीनों ने मिलकर खाना खाया तो आपा ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, जोया तुम बटन समेट कर ही सोना, मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। मैं आराम करने अपने कमरे में जा रही हूँ, तुम भी जल्दी फारिग हो जाना। ये कहकर वो वहां से उठी और अपने कमरे की जानिब बढ़ गईं। आपा के जाने के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। मैंने बर्तन उठाए और किचन में चली गई। अभी मैं बर्तन धो ही रही थी कि मुझे अपनी पश्त पर किसी की मौजूदगी का शिद्दत से एहसास हुआ।
मैंने मड़कर नहीं देखा क्योंकि मेरा दिल जानता था कि ये एहसन के सिवा कोई नहीं हो सकता। अभी मैं सोच ही रही थी कि एहसन ने पीछे से मेरे करीब आकर आहिस्तगी से कहा, प्यारी खाला, क्या बात थी? शाम को मैसेज करके क्यों याद किया था? आपकी याद ने तो मुझे दफ्तर में भी बेचैन रखा। मैंने मड़े बगैर ही धीमी आवाज में कहा, तुम कौन सा मेरे बुलाने पर वक्त पर आ गए थे? अब शिकवा कैसा? एहसन ने शरारत से कहा। ओहो, लगता है मेरी जोविया मुझसे नाराज है। चलो यहाँ से मेरे कमरे में चलो, वहाँ सुकून से आपको मना लूंगा। मैं घबरा गई। नहीं एहसन, मुझे कहीं नहीं जाना। अभी आपा जाग रही होंगी। अगर वो बाहर आ गईं तो क्या सोचेंगी? प्लीज तुम जाओ यहाँ से, कहीं आपा किचन में न आ जाएं। एहसन ने एक गहरा सांस लिया और बोला, अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ, लेकिन सुन लें, अगर आप मेरे कमरे में न आए तो फिर मजबूरा मुझे आपके कमरे में आना पड़ेगा और फिर मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। इतना बोलकर एहसन किचन से निकल गया और मैं वहीं खड़ी सोच में पड़ गई। काम खत्म करने के बाद मैं शदीद कश्मकश में थी कि अब क्या करूं। एहसन ने मुझे बुलाया था, लेकिन एक अजीब सी झिझक मेरे कदमों की जंजीर बनी हुई थी। सच तो ये था कि मेरा दिल भी उनकी कुर्बत चाहता था, मगर रिश्ते का लिहाज और उम्र का फर्क मुझे रोक रहा था। इसी सोच विचार में मैं अपने कमरे में चली आई। फ्रेश होकर मैं बस्तर पर लेट गई और दिल ही दिल में सोचने लगी कि क्या एहसन वाकई यहाँ आएगा या मेरा इंतजार कर रहा होगा। मुश्किल से 15 मिनट गुजरे होंगे कि मेरे कमरे का दरवाजा निहायत आहिस्तगी से खुला और एहसन अंदर दाखिल हुआ। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर एक दिलावेज मुस्कुराहट फैल गई। वो धीरे से बोला, जोया, आप आए क्यों नहीं? इंतजार करवा कर तड़पाना अच्छा लगता है क्या? मैं उसे देखते ही हड़बड़ा कर उठ बैठी और शर्म से नजरें झुका लें। मैं खामोश रही और अपनी अंगलियों से खेलने लगी। एहसन आगे बढ़ा और मेरे बिल्कुल करीब बैठ गया। उसने बहुत नरमी से मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, देखें जोया, जो कुछ भी हमारे दरमियान है वो पाकीज़ा मोहब्बत है। हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। फिर ये घबराहट कैसी? मैंने आहिस्तगी से कहा। नहीं एहसन, घबराहट नहीं है, बस मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं तुम्हारा सामना कैसे करूंगी। आखिर मैं तुम्हारी खाला हूँ, दुनिया क्या कहेगी? एहसन ने मुस्कुराते हुए मेरे चेहरे को देखा और कहा, दुनिया की परवाह छोड़ दें जोया, आप सिर्फ मेरी हैं और मैं सिर्फ आपका। रिश्ते दिलों से बनते हैं, बस आप हमेशा ऐसे ही मुझसे मोहब्बत करती रहीं। मैंने मौका गनीमत जानकर एक सवाल पूछ लिया जो मेरे दिल में खटक रहा था। एहसन, सच बताओ, क्या तुम्हारी कोई गर्ल फ्रेंड भी है? एहसन हंस पड़ा और बोला, हाँ है ना, एक बहुत ही प्यारी, मासूम और भोली भाली सी लड़की है। दिल करता है उसे दुनिया से छिपा लूं। मेरे दिल में जलन की एक लहर उठी। क्या वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? क्या वो तुमसे बहुत प्यार करती है? एहसन ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, मेरी जान, मेरी वो गर्ल फ्रेंड कोई और नहीं, आप ही तो हैं। आपसे बढ़कर कौन हो सकता है मेरी जिंदगी में? मैं शर्मा कर मुस्कुरा दी और मेरा दिल खुशी से झूम उठा। इससे पहले कि हम मजीद कोई बात करते, बाहर से आपा की आवाज आई जो मुझे पुकार रही थी। एहसन फौरन मुझसे अलग हो गया। मैं भी जल्दी से उठी और जी आपा कहते हुए बाहर निकल गई। मुझे उस वक्त आपा पर बहुत प्यार भी आ रहा था और थोड़ा गुस्सा भी कि इतने हुसैन लम्हे में क्यों बुला लिया। आपा लाउंज में सोफे पर बैठी मुस्कुरा रही थी। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, वो मानी खीज अंदाज में बोले, हाँ भाई जोया, क्या खसर फसर हो रही थी अंदर? मैं समझ गई कि आपा को सब मालूम है। मैंने झिनपते हुए कहा, कुछ नहीं आपा, बस ऐसे ही बात कर रहे थे। आपा ने हंसते हुए कहा, जोया, अब शर्माना छोड़ दो। मैं चाहती हूँ कि तुम और एहसन जल्द अज जल्द शादी कर लो। मैं तुम दोनों को एक साथ खुश देखना चाहती हूँ। आखिर कब तक ऐसे छप छप कर मिलते रहोगे? इस रिश्ते को अब नाम दे दो। आपा की बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो हमारे रिश्ते पर इतनी खुश होंगी। मैंने खुशी और हैरत से कहा, अब आप सच कह रही हैं? आपको एतराज नहीं? पगली, मुझे भला क्या एतराज हो सकता है? एहसन से बेहतर जीवन साथी तुम्हें कहाँ मिलेगा और तुमसे बेहतर बहू मुझे कहाँ मिलेगी। जाओ, अब जाकर बात करो अपने होने वाले शौहर से। आपा की इजाजत मिलते ही मैं खुशी से नहाल हो गई और तेजी से अपने कमरे की तरफ भागी। मैंने कमरे में जाकर दरवाजा बंद किया और एहसन की तरफ देखा जो बेचैनी से टहल रहा था। एहसन ने मुझे देखते ही पूछा, क्या हुआ जोया, तुम क्या कह रही थी? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, एहसन, आपा मान गई हैं, वो चाहती हैं कि हमारी शादी हो जाए। एहसन के चेहरे पर जो खुशी आई वो दीदनी थी। उसने आगे बढ़कर मुझे गले लगा लिया। ये तो बहुत जबरदस्त खबर है, अब तो हमें कोई नहीं रोक सकता। फिर हम दोनों बस्तर पर बैठ गए। एहसन ने मेरा हाथ थामकर संजीदगी से पूछा, जोया, एक बात पूछूं? पिछले महीने काशिफ का रिश्ता आया था, तुमने उसे क्यों मना किया? वो तो सेटल भी था और खूबसूरत भी। मैंने सर झुका लिया और कुछ देर खामोश रही। फिर बोली, एहसन, सच कहूं तो मैंने एक बार काशिफ को गुस्से में किसी से बात करते सुना था। उसका लहजा बहुत सख्त और हाकमाना था। मुझे उससे डर लगता था। मुझे लगा कि वो शादी के बाद मुझ पर हावी हो जाएगा और मेरी नरम तबीयत उसकी सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। एहसन ने गौर से मेरी बात सुनी। मैंने बात जारी रखते हुए कहा, इसके बरअक्स
तुम में एक ठहराव है, एक नरमी है। तुम मेरी इज्जत करते हो, मेरे जज्बों का ख्याल रखते हो। काशिफ के पास शायद दुनिया की हर दौलत हो, लेकिन जो सुकून और मोहब्बत मुझे तुम्हारे पास महसूस होती है वो कहीं और नहीं। मुझे एक ऐसे साथी की तलाश थी जो मेरा मुहाफिज बने, मेरा हाकिम नहीं। एहसन ने मेरे हाथों को बोसा दिया और जज्बाती लहजे में कहा, जोया, मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारी इज्जत और मोहब्बत की हिफाजत करूंगा। काशिफ जैसे लोग औरत को सिर्फ मलकियत समझते हैं, लेकिन मेरे लिए तुम मेरी जिंदगी हो, मेरा मान हो। मैंने मुस्कुराकर उसके कंधे पर सर रख दिया। मेरे दिल से हर तरह का खौफ और वसवसा निकल चुका था। मुझे यकीन हो गया था कि एहसन ही मेरा बेहतरीन इंतखाब है। अभी हम मुस्तकबल के सहाने ख्वाब बन ही रहे थे कि आपा दोबारा दरवाजे पर आए और मुस्कुराते हुए बोलें, बस भी करो अब, बाकी बातें शादी के बाद कर लेना। चलो अब खाना खा लो, मैंने मिठाई मंगवाई है उस खुशखबरी पर। हम दोनों हंस पड़े और एक नई जिंदगी की उम्मीद लिए कमरे से बाहर निकल आए। अगली किस्त में देखिए, क्या खानदान के बाकी लोग इस रिश्ते को कबूल करेंगे और काशिफ की वापसी ज़विया और एहसन की जिंदगी में क्या तूफान लाएगी। ये जानने के लिए जड़े रहिए।